हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। इफ आप लोग असम टेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यू आर एट द राइट प्लेस। आप लोग को इसी अभी क्लासेस चैनल पर असम टेट का बोथ पेपर 1 एंड 2 का प्रिपरेशन कराया जाएगा और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करवाया जाएगा। तो उसके लिए आप चैनल पर कंटिन्यू जुड़े रहिएगा ताकि आप लोग को न्यू अपडेट मिलता रहेगा। तो आज हम असम टेट पेपर 1 यानी एलपी लेवल के लिए लैंग्वेज 1 हिंदी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट टॉपिक हिंदी भाषा के वर्णों का ज्ञान के बारे में आज पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंगली हम अपने टॉपिक को कवर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हिंदी भाषा के वर्णों का ज्ञान में पहला आता है हमारा कि भाषा की सार्थक इकाई क्या होता है। तो भाषा की सार्थक इकाई वाक्य होता है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो भाषा की सार्थक इकाई वाक्य न लिखकर वर्ण लिख देंगे, कभी ध्वनि लिख देंगे, कभी अक्षर लिख देंगे, तो कभी उपवाक्य लिख देंगे, शब्द लिख देंगे। ऐसा होता है ना भाषा के लिए, लेकिन याद रखिएगा भाषा का सार्थक इकाई वाक्य होता है। नेक्स्ट देखेंगे कि वाक्य से छोटी उपवाक्य होती है। यस, वाक्य तो होती ही है भाषा की सार्थक इकाई, उपवाक्य जो होती है वाक्य की सबसे छोटी इकाई हो जाती है। अब देखेंगे जो हमारा उपवाक्य होता है, उपवाक्य से छोटी क्या होती है? पदबंध। और पदबंध से भी छोटी होती है पद। ठीक है, और पद से छोटी इकाई हो जाती है आपकी अक्षर, और अक्षर से छोटी इकाई हो जाती है ध्वनि या वर्ण। ये आज का हमारा टॉपिक ही है क्या? हिंदी भाषा की वर्णों का ज्ञान। तो आज हम ध्वनि और वर्णों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इसको हम सीक्वेंस वाइज देख लेते हैं। भाषा का सार्थक इकाई क्या पढ़े थे? वाक्य। वाक्य के सबसे छोटा हो जाएगा उपवाक्य। उपवाक्य से भी छोटा हो जाता है आपका पदबंध। पदबंध से आ जाता है पद। पद के बाद अक्षर। अक्षर के बाद जाके हमारा आता है ध्वनि या वर्ण। याद रखिएगा ध्वनि वर्ण सबसे छोटी इकाई होती है इसके। ठीक है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन पूछे आपकी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो आप लोग ध्वनि या वर्ण दीजिएगा। और ऐसा पूछे कि सार्थक इकाई क्या होगा, तो वाक्य होगा। ठीक है, इसके साथ नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा ध्वनि या वर्ण। आज जो कि हमें ध्वनि या वर्ण के बारे में ही पढ़ना है, ना कि वाक्य उपवाक्य ये सब। वर्ण के बारे में देखते हैं। तो आता है हमारा जो वर्ण क्या होता है? ऐसी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं कर सकते, उसे वर्ण कहते हैं। अर्थात भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण कहलाती है। ठीक है, अब देखेंगे इसका जो हिंदी वर्णमाला में पाए जाने वाले वर्णों की संख्या 45। देखिए एक बात बता दूं, ये जो हमारा वर्णमाला होता है, देखिए एक बाल पोथी के जरिए देखें या फिर इसकी हिंदी वर्णमाला के जरिए देखें या फिर देवनागरी लिपि के जरिए देखें, ये जो हमारा वर्णमाला होता है, वर्णमाला की संख्या अलग अलग होती है। आज के वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि जो वर्णमाला की संख्या होती है किसके अनुसार किसमें कितना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है कि हिंदी वर्णमाला में पाए जाने वाले वर्णों की संख्या 45 तो है, लेकिन यहाँ पे हिंदी बाल पोथी में वर्णों की संख्या 49 है। अब नेक्स्ट देखेंगे क्या चीज़ कि देवनागरी लिपि में वर्णों की संख्या कितनी है? 52। यस, यही आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है 52, क्योंकि ये जो हमारा मानक रूप से देवनागरी लिपि जो है, मानक रूप से इसका जो वर्णों की संख्या को ली गई है। इसलिए आप लोग इसको हमेशा याद रखिएगा कि जो हमारा हिंदी का जो वर्णों की संख्या है 52 है देवनागरी लिपि में, और यही हमारा मानक होता है। अब नेक्स्ट देखेंगे इसके साथ कि वर्णमाला जो हमारा है, सबसे पहले ये जो वर्णमाला क्या होता है? जब वर्णों को उनके क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप में रखा जाता है तो उस समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्यों ना हम लोग इसको क्रम समूह में रखेंगे, जैसे क के बाद ख, ख के बाद ग, और जो इसका कर्म होता है, ठीक है, उन्हीं क्रमबद्ध में व्यवस्थित रूप से रखा जाता है, उसे हम लोग वर्णमाला कहते हैं। वर्ण तो जैसे तैसे भी हो सकता है, क के बाद प के बाद च, या फिर कुछ भी आए, है ना, उसको वर्ण कहेंगे। लेकिन जो क्रमबद्ध होता है, ठीक है, उस क्रमबद्ध समूह को ही हम लोग वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्या चीज़ की जो मानक हिंदी वर्णमाला। ठीक है, मानक हिंदी वर्णमाला को 2 प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। पहला देखेंगे उच्चारण के आधार पर। अब हमारा मेन पॉइंट आता है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस आप लोग का ऐसा आता है कि उच्चारण के आधार पर ये बताइए स्वर कितनी होती है, उच्चारण के आधार पर बताइए व्यंजन कितनी होती है, उच्चारण के आधार पर बताइए कि कितने वर्ण होते हैं, है ना। और फिर ये भी देख लीजिए सेकंड नंबर कि लेखन के आधार के अनुसार। यहाँ पे 2 हो गया हमारा जो मानक हिंदी वर्णमाला पढ़े थे ना हम लोग 52, और मानक हिंदी वर्णमाला है, इसमें हमारा उच्चारण के आधार पर बांटा गया और लेखन के आधार पर बांटा गया। हम आज के वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक के इसी आधार पर पढ़ने वाले हैं, उच्चारण के आधार पर और लेखन के आधार पर। ठीक है, तो जो उच्चारण के आधार पर जो वर्णमाला होती है 45 वर्ण होती है, जिसमें से 10 स्वर होता है और 35 व्यंजन होते हैं। ठीक है, और जो लेखन के आधार पे होते हैं वो तो 52 होते ही हैं, इसमें 13 स्वर
35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लास्ट टाइम एग्जाम में आप लोग का आ चुका है कि कितने स्वर है, तो 13 स्वर। आप लोग का 2019 का क्वेश्चन पेपर में आया है कि लेखन के आधार पर कितने स्वर है, तो 13। और एक क्वेश्चन उच्चारण के आधार पर भी आया है, तो 10 स्वर होगा। ठीक है, इस तरह से आप लोग का जो क्रमबद्ध है, इस क्रमबद्ध को मिला के देखिएगा कि उच्चारण के आधार पर कितने होते हैं और लेखन के आधार पर कितने होते हैं। ठीक है ना। तो देखते हैं हम 1 बाय 1 करके, उच्चारण के आधार पर और लेखन के आधार पर वर्ण हमारा क्या क्या होता है। तो सबसे पहले देखेंगे उच्चारण के आधार पर जो हमारा वर्ण होता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो उच्चारण के आधार पर जो वर्ण होता है, एक स्वर वर्ण और एक व्यंजन वर्ण, वो तो होता है, मैक्सिमम पता है सबको। तो जो हमारा हिंदी के स्वर होता है, आ, ई, एक होता है बड़ी ई, ऊ, एक होता है बड़ा ऊ, एक ए, ओ, होते हैं। याद रखिएगा, जो हिंदी का वर्णमाला उच्चारण के आधार पर होता है इतना। अब जो व्यंजन होता है, व्यंजन में कुल 5 वर्ग आते हैं। 5 वर्ग कौन कौन से? क वर्ग, जिसमें क, ख, ग, घ, अंग आ गया। एक आ गया आपका च वर्ग, च, छ, ज, झ, य आ गया। अब आता है आपका ट वर्ग, जिसमें ट, ठ, ड, ढ, ढ आ गया। अब आता है आपका त वर्ग, जिसमें त, थ, द, ध, न आ जाता है। नेक्स्ट आता है आपका प वर्ग, उसमें प, फ, व, भ, म आ जाता है। ठीक है, इसके साथ नेक्स्ट देखेंगे अंतस्थ आता है। ठीक है, ये 5 वर्ग तो होता ही है, अंतस्थ आता है उसमें य, र, ल, व। ठीक है, अब एक आता है ऊष्म गर्म व्यंजन, ये आता है आपका तलव्य स, मूर्धन्य स, दांत्य स, ह आ जाता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर देखा हमने हिंदी के जो स्वर और व्यंजन, व्यंजन में आपका जो 5 वर्ग आ जाते हैं, अंतस्थ और उसमें व्यंजन, इसमें आपका आ जाता है कुल 45 ध्वनि, यानी कि 45 वर्ण। क्या चीज़ के आधार पर? उच्चारण के आधार पर। याद रखिएगा, उच्चारण के आधार पर। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्या चीज़ की, लेखन के आधार पर हिंदी वर्णमाला। आप लोग एक चीज़ याद रखिएगा, कितने स्वर कितने व्यंजन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। हमारा उच्चारण के आधार पर ओनली स्वर और व्यंजन यही थे ना, लेकिन लेखन के आधार पे आपका स्वर भी आएंगे, व्यंजन भी आएंगे और संयुक्त भी आएंगे। जो आपका यहाँ पे स्वर आ जाते हैं, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ, अंग, अ। ठीक है, कुल 13 हो गए ना। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लेखन के आधार पर। तो लेखन के आधार पर भी आपका जो 5 वर्ग समूह होंगे ही होंगे। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ठीक है, अब आते हैं अंतस्थ, इसमें भी आ जाते हैं य, र, ल, व। अब इसमें भी उसमें व्यंजन आ जाते हैं लाभ्य स, मूर्धन्य स, दांत्य स, ह। ठीक है, तो ये रहा आपका स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अब नेक्स्ट एक और आता है संयुक्त व्यंजन वर्ण। संयुक्त व्यंजन वर्ण में क्या क्या आता है देख लीजिए। इसमें आता है पहले छ, त्र, य, स्र। अब सोचेंगे संयुक्त व्यंजन में ये 2 शब्दों को, 2 वर्णों को मिलाकर बनाया गया है एक वर्ण। ठीक है, हाँ, इसीलिए कहा गया इसको संयुक्त व्यंजन वर्ण। यहाँ पे आप देख सकते हैं क और स, ये दोनों को मिलाकर बना है कछा। त्र में भी आपका जो आधा त होता है और र, दोनों को मिला के बनता है त्र। य भी वैसे ही, स्र भी देख लीजिएगा, ये संयुक्त व्यंजन है। याद रखिएगा संयुक्त व्यंजन कौन कौन सा होता है, कछ, त्र, य, स्र, 4 होता है संयुक्त व्यंजन। इसको आप लोग कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा ताकि बाद में आप लोग इसको न भूलें। कछ, त्र, य, स्र। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे इस प्रकार लेखन के आधार पर वर्णमाला कितनी हुई हमारा, 13, 35, 4, कुल मिलाकर हमारा हो जाता है 52 वर्ण। ठीक है, अब इसके साथ नेक्स्ट देखेंगे ध्वनि या वर्ण। तो ध्वनि या वर्ण क्या होता है, तो देखिए ध्वनि या वर्ण 2 प्रकार की जो निम्नलिखित है। पहला आपका आता है स्वर, दूसरा आ जाता है आपका व्यंजन। पहले हम लोगों ने इसके बारे में बात की कि आपका आ जाता है स्वर वर्ण और एक आता है व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण किसे कहते हैं देख लीजिए। स्वर वर्ण उन्हीं को कहते हैं जो उच्चारण करते समय किसी दूसरी ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती है, वो उन्हें स्वर कहते हैं। अर्थात स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले ध्वनि को ही स्वर कहते हैं। आप लोग के एग्जाम में ऐसे ही आएगा, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाली को क्या कहते हैं, उसको व्यंजन कहते हैं ना, स्वर। आप लोग को क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रहेगा, लेकिन क्वेश्चन को इस तरह से घुमा के देगा कि आप लोग को लगेगा कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ है। बस आप लोग को समझना है कि स्वर क्या कहलाता है, व्यंजन क्या कहलाता है, उनके वर्ण आप लोग समझ जाएंगे तो क्वेश्चन जैसे भी घुमा के दे आप लोग कर पाएंगे। ठीक है, अब ये रहा आपका स्वर, जो कि स्वतंत्र रूप से बोली जाने वाली ध्वनि होती है, वर्ण होती है।
इसके बाद देखते हैं हमारा जो उच्चारण की दृष्टि से स्वरों की संख्या कितनी होती है, 10 होती है ना, और लेखन की दृष्टि से कितनी होती है, 13 होती है। याद रखिएगा, क्वेश्चंस आया था हमारा लेखन की दृष्टि और उच्चारण की दृष्टि से। अब नेक्स्ट देखेंगे हम उच्चारण के आधार पर जो होती है वो तो हम पढ़े ही हैं, अ आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए ओ औ होता है, ये हमारा उच्चारण के आधार पर। अब आता है लेखन के आधार पर भी, इसमें 3 बढ़ जाता है, औ अंग अ, ठीक है। अब देखेंगे हम स्वरों के प्रकार। तो जो स्वरों के प्रकार हैं वो भी बहुत सारे आधारों पर विभाजित किया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका जो विभाजन किया जाता है, इनको मात्रा के आधार पर निम्नलिखित भागों में विभाजित कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग का पहला आ जाता है जैसे कि मात्रा और काल या समय के आधार पर। तो आप देख सोच रहे होंगे कि मात्रा क्या होता है। तो जो मात्रा होता है इसमें किसी स्वर के उच्चारण में लगने वाला जो समय होता है उसे मात्रा कहते हैं। जैसे कि कुछ भी जो मात्रा बोलते हैं ना, ये मात्रा, इतना मात्रा, तो जो मात्रा होता है वही होता है आपका समय या काल, कि कितना समय किसी वर्ण को बोलने में लगता है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है हर्ष स्वर, यानी कि लघु स्वर, एक मात्रिक स्वर। आपका हर्ष स्वर यानी कि उसे लघु स्वर भी कहते हैं, एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। तो ये जो हर्ष स्वर आप लोग सुने होंगे, हर्ष स्वर, ठीक है। तो जो हर्ष स्वर में ये जो लघु और एक मात्रिक होता है, इसको उच्चारण करते समय बहुत कम समय लगता है। इतने कम समय लगता है कि इसको हम लोग एक मात्रिक स्वर भी कह दिए है ना, एक मात्रिक स्वर या लघु स्वर। हर्ष स्वर को लघु स्वर यानी कि सबसे छोटा और एक मात्रिक स्वर, आप लोग तीनों नाम को याद कर लीजिए, क्योंकि कोई नहीं जानते कौन सा नाम आप लोग एग्जाम में देते, ठीक है। और जो हर्ष स्वर होता है ये देखेंगे कि क्या क्या होता है, अ ई उ री। देखिए कितनी कम समय लग रहा है ना। अब बोलने में हम पल में बोल देते हैं ना, अ ई उ री, इसमें कोई समय नहीं लग रहा है। हल्के से बोलेंगे तो वो ध्वनि निकल जा रही है ना। अब नेक्स्ट देखेंगे हमारा आता है दीर्घ स्वर। यस, ये जो हर्ष स्वर होता है ये दूसरा आता है दीर्घ, जो कि इससे थोड़ा सा समय लगता है ज़्यादा। गुरु स्वर, द्विमात्रिक स्वर, इसलिए इसको बोला गया द्विमात्रिक। ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय लघु स्वर से अधिक समय लगता है, इसमें जितना समय लगता है उससे थोड़ा ज़्यादा लगता है इसमें दीर्घ स्वर में, जिसे हम लोग दीर्घ स्वर या गुरु स्वर भी कहते हैं। हम लोगों ने पढ़ा ना इसका 3 नाम, दीर्घ, गुरु और द्विमात्रिक। पहला का पढ़ता है हर्ष, लघु और एक मात्रिक। इसमें इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, आ, इसमें थोड़ा समय लग रहा है, जैसे कि अ ई उ री के जैसा नहीं, इसमें थोड़ा समय लग रहा है। आ, बड़ी ई, उसमें ई बोलते हैं ना, इसको हम टान के बोलना पड़ेगा हमें, ई ऊ ए ओ औ। आप लोग इसको बोल के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जब तक आप उसको बोल के आप इसको कोशिश नहीं करेंगे कि कैसे इसको बोला जाता है, तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे, सुनने तक ही रह जाएंगे और एग्जाम में अब क्या जाके क्या हो जाए, कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए आप लोग प्रैक्टिकली इसको बोलिएगा, बोल के आप प्रैक्टिस करिएगा कि कौन सा हर्ष और कौन सा दीर्घ हुआ, तब जाके आप लोग को परमानेंटली याद रहेगा। अब नेक्स्ट देखें, ये तो हमारा हर्ष हो गया, दीर्घ हो गया, और एक आता है आपका प्लुत स्वर। ये आप लोग के एग्जाम में आ चुका है, प्लुत स्वर। अब बहुत लोग प्लुत स्वर के बारे में नहीं जानते कि प्लुत स्वर भी होता है क्या। हर्ष और दीर्घ यही काफ़ी है, लेकिन प्लुत स्वर भी आता है। आप लोग याद रखिए क्या होता है प्लुत स्वर। मूल रूप से कोई भी प्लुत स्वर नहीं होता, परंतु जब किसी स्वर के उच्चारण में हर्ष स्वर से 3 गुना समय लग जाता है। हर्ष स्वर हमारा था ना, अ ई उ री, तो इसमें इसका 3 गुना समय लगता है प्लुत स्वर में, तो ऐसे स्वर को प्लुत स्वर कहते हैं। तो इसमें हर्ष का आपका 3 गुना समय लग जाता है, प्लुत स्वर। अब प्लुत स्वर का एग्जाम्पल एक देख लीजिए। स्वर के प्लुत स्वर को व्यक्त करने के लिए इसका 3 चिन्ह प्रयोग किया जाता है, जैसे ओम, ओम, ओम। जो हम लोग ओम बोलते हैं उसको हम लोग बहुत थोड़ा समय तक बोलते हैं, ओम करके। हम लोग पल में नहीं बोलते, ओम नहीं बोलते, ओम, क्योंकि इसमें थोड़ा समय लगाते हैं हम, 3 गुना समय लगाते हैं हर्ष स्वर को। और एक चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, इसमें कितने चिन्ह होते हैं, तो 3 चिन्ह होते हैं, याद रखिएगा। 3 गुना समय और 3 चिन्ह। किसका 3 गुना? हर्ष का। और इसमें 3 चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, क्या जिसमें, तो प्लुत स्वर में। हो गया ना। ये रहा आपका हर्ष, दीर्घ और प्लुत। ये क्या चीज़ के आधार पे था, तो आपका मात्रा और काल समय के आधार पे था। अब नेक्स्ट देखेंगे इसके साथ कि नेक्स्ट किस चीज़ के आधार पे बांटा गया है, तो रचना और उत्पत्ति के आधार पर। रचना और उत्पत्ति के आधार पर स्वर का वर्गीकरण क्या क्या किया गया है। पहला आपका आ जाता है मूल स्वर। ये मूल स्वर जो होता है इसकी जो उत्पत्ति किसी अन्य स्वर से नहीं होती, उन्हें मूल स्वर कहलाता है। जैसे अ ई उ रे, जैसे कि हम लोग ने हर्ष स्वर का जो पढ़ा था ना, सेम वही है, उसको हम लोग बोलते हैं मूल स्वर। आप लोग को बस देखिए, स्वर वर्ण तो स्वर एक ही होते हैं,
एक ही रहेगा, लेकिन आप लोग को बस इतना फ़र्क हो जाए किस चीज़ के आधार पे बाँटा गया है। तो वो रहा हमारा मात्रा, काल और समय के आधार पर, और ये रहा हमारा रचना और उत्पत्ति के आधार पे। तो मूल आपका ये हो जाता है। अब नेक्स्ट आपका आ जाता है क्या चीज़? संधि स्वर। जो संधि स्वर होते हैं इसकी उत्पत्ति मूल स्वरों से ही होती है। मूल स्वर के बिना संधि स्वर की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। आप लोग क्या कीजिएगा, हर कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलिएगा, ताकि ऐसा भी क्वेश्चन क्यों ना दे मूल स्वर क्या होता है, दीर्घ स्वर क्या होता है, आपका संधि स्वर क्या होता है। आप लोग के लिए कुछ नहीं है, बस आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए कि ये क्या होता है। ये भी याद करने की ज़रूरत नहीं है कि रचना के आधार पे ये हो गया, वो इसके आधार पर। बस आपको उस चीज़ का मीनिंग पता चल जाएगा, वो ये होता है, तो आप लोग का वो भी हो जाएगा। ठीक है। तो ये जो संधि स्वर होता है ये मूल स्वरों से ही उत्पत्ति होती है। तो ये संधि स्वर भी दो प्रकार का होता है। पहला आपका हो जाता है दीर्घ स्वर, दूसरा हो जाता है आपका संयुक्त स्वर। अब देखेंगे दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर क्या होता है। ठीक है। तो दीर्घ स्वर में सबसे पहले आप देखिएगा क्या चीज़ कि ये जो, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा कि मूल स्वर से ही होता है संधि स्वर ना, तो मूल स्वर अ ई उ री। तो आ गया आपका अ जुग आ जो हो गया आपका, यहाँ से मिल के आपका हो गया रामानुज। जैसे पढ़ते हैं ना रामानुज में राम जुग अनुज, यहाँ पर अ आया, तब जाके आपका आ से जुग होके आपका बन गया यहाँ पे दीर्घ स्वर। ठीक है। मतलब दोनों के कॉम्बिनेशन से ही आपका दीर्घ स्वर बनेगा। जैसे ई, छोटा जो इसका मूल रूप है, मूल छोटी ई तो हो गया, यहाँ पे फिर बड़ी ई, दोनों का मिला के आपका हो जाता है रविंद्र। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, लीजिए भानु उदय, भानु जुग उदय, भानु उदय। अब नेक्स्ट आता है आपका संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर में भी मूल स्वर की जरूरत होती है। तो अ हो गया आपका अ जुग ई, तो आपका हो गया ए। जैसे नर जुग इस, तो हो गया नरेश, एस। अब नेक्स्ट देखिए अ जुग ए, सदा जुग एव, सदैव। ठीक है। अब तीसरा आपका आता है अ जुग उ, बराबर हो जाएगा आपका ओ, तो आपका हो जाएगा नव जुग उदय, नवोदय, ओदय। यहाँ पे ए ओ औ ये सब चीज़ संयुक्त में बदल जाता है। अब नेक्स्ट देखेंगे इसका भी एग्जाम्पल जलौध, जल जुग और जलौध हो गया। तो अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट कि आता है हमारा जीव के उठने के आधार पर स्वर का वर्गीकरण। ये तो हमारा रचना उत्पत्ति के आधार पर था। फिर एक जीव के उठने के आधार पर आ जाता है आपका संवृत स्वर। पहला आपका संवृत, आप लोग इसको समझिएगा संवृत होता क्या है। तो संवृत का अर्थ होता है बंद, बंद अर्थात जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जीव का अगला भाग अधिक ऊंचा उठ जाता है, उसे संवृत स्वर कहते हैं। हमारा जो जीव होता है वो क्या होता है, अधिक ऊंचा उठ जाता है, अधिक, तब जाके वो संवृत स्वर होता है। जैसे ई, एक बड़ी ई, ऊ, एक बड़ा ऊ। जब आप इसको बोलेंगे ना तो इसका क्या होता है, आपका जो जीव होता है बहुत ज़्यादा ऊपर की ओर जाता है, उससे बोलते हैं संवृत स्वर। अब दूसरा आ जाता है आपका अर्ध संवृत स्वर। इसमें क्या होता है, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय संवृत स्वर से ऊंचा, ठीक है, उससे तो पूरा अधिक उठ जाता था ना, इसमें थोड़ा आपका कम ऊंचा उठेगा, उसे बोलेंगे अर्ध संवृत। जैसे ए ओ, इसमें आपका जो जीव होगा वो थोड़ा ही उठेगा कंपेयर टू आपका संवृत। ठीक है। अब आता है आपका तीसरा कि निर्वृत स्वर। ये निर्वृत क्या होता है, तो निर्वृत स्वर होता है जैसे दूसरों को उच्चारण करते समय मुख पूरा खुल जाता है, पूरा खुल जाएगा आपका, उसे निर्वृत स्वर कहते हैं। जैसे आ, जब आप आ बोलेंगे तो आपका मुख क्या होता है, पूरा खुल जाता है, तो वो होता है आपका निर्वृत स्वर। अब इसके बाद आता है आपका अर्ध निर्वृत। इसमें क्या होता है, जिन स्वरों को उच्चारण करते समय मुख निर्वृत स्वर का उच्चारण करते समय उसकी स्थिति से थोड़ा कम खुलता है। उसमें तो पूरा खुलता था निर्वृत में, इसमें थोड़ा कम खुलेगा, उसे अर्ध निर्वृत कहते हैं। जैसे अ ए ओ औ, इसमें क्या होता है, आपका थोड़ा ही खुला है, ज़्यादा खुलने की जरूरत नहीं है, लेकिन आ में पूरा खुल जाता है। तो ये रहा आपका संवृत, अर्ध संवृत, निर्वृत और अर्ध निर्वृत। ये आप लोग बस इसे कॉन्सेप्चुअली याद कर दीजिए, ये चीज़ होता है। क्योंकि आप लोग एग्जाम में पूछ सकते हैं कि संवृत स्वर में आपका कौन सा स्वर होगा, ऑप्शन दे देगा ओ होगा ना, ए होगा ना, क्या होगा। तो आप लोग यदि इसको प्रैक्टिकली करके देखे रहेंगे और समझ जाएंगे तो आप लोग इजीली कर पाएंगे कि संवृत ये रहा, अच्छा अर्ध संवृत ये रहा, निर्वृत रहा जिसमें हमारा मुंह पूरा खुल जाता था, उसमें एक ही आता था ना आ, और अर्ध निर्वृत में जिसमें कि थोड़ा कम खुलता था, तो उसमें आपका अ ए उ औ आ गया। ठीक है। अब देखेंगे किस चीज़ के आधार पर बांटा गया है। तो अब आता है आपका होठों की स्थिति के आधार पर कैसे विभाजित किया गया है। पहला आपका अवृत मुख्य स्वर। देखिए अवृत, अवृत क्या होता है, जैसे जिन स्वरों के उच्चारण में होठ गोलाकार नहीं होता, अवृत। यहाँ पे आप सबसे ही पता चल रहा है ना, वृत मतलब गोल, अवृत मतलब गोल नहीं। तो हमारा जो होठ होता है वो गोल गोल नहीं होता इसमें। जैसे इसमें आ जाए अ आ ई ए, इसमें हमारा
जो होता है लंबा हो जाएगा, चपटा हो जाएगा, ऐसा होता है, लेकिन गोल नहीं होता है इन स्वरों में। अब नेक्स्ट आता है वृत्तमुखी स्वर। यस, इसमें हमारा जो होठ होता है, जिन स्वरों के उच्चारण से होठ गोलाकार हो जाते हैं उन्हें वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। जैसे ऊ, जब आप ऊ बोलेंगे ना तो आपका होठ गोल हो जाएगा, ऊ ओ ओ, इस तरह से। ये आपका वृत्तमुखी स्वर हो गया। अब नेक्स्ट देखेंगे हमारा, ये तो होठों की स्थिति पे रहा। अब नेक्स्ट देखेंगे किस चीज़ के आधार पे, तो नाक व मुंह के द्वारा निकलने वाले हवा के आधार पर। ये जो हमारा नाक होता है और मुंह होता है, ये जो हमारा हवा निकलता है उसके आधार पे देखेंगे। सबसे पहला आपका आता है मौखिक स्वर। तो मौखिक स्वर में होता है जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है उन्हें मौखिक स्वर कहते हैं। जैसे अ आ ई, मुख से निकल रहा है ना, ये सब जब बोलते हैं ये स्वर मुख से निकलता है। अब आता है आपका अनुनासिक, सॉरी यहाँ पे अनुनासिक हो गया, आप लोग अनुनासिक राइट कर लीजिएगा। जिन स्वरों को उच्चारण में हवा नाक से निकलती है, नाक से, उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं। जैसे अंग आंग इंग, जब पढ़ते हैं ना तो हम क्या होता है कि हमारे नाक से हवा निकलती है, इसे बोलते हैं अनुनासिक स्वर। अब आता है नेक्स्ट व्यंजन। तो व्यंजन वर्ण के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, यानी कि नेक्स्ट पार्ट में। इसको आप लोग अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा स्वर वाला, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है। हालांकि मैं इसमें भी आप लोग के लिए ला सकती थी, लेकिन ज़्यादा लेंथी होने से आप लोग को ज़्यादा ही कंफ्यूज हो जाएंगे। इसके लिए नेक्स्ट पार्ट में आप लोग पहले इसको प्रिपेयर कीजिए अच्छे से। प्रिपेयर करने के बाद आप लोग इसको नोट डाउन कीजिएगा और प्रैक्टिकली ज़रूर करके देखिएगा। प्रैक्टिकली करेंगे तभी जाके आप लोग इसको याद कर पाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।